सवाल जवाब का सत्र लगातार जारी है। लोगों का सवाल पूछना जारी है और लगातार लोगों के सवालों का जवाब देना भी जारी है। प्रतिदिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनको अनुरोध है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। अभी सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल चंद्रकांत नागावकर, जय मूल निवासी सर। सवाल नंबर 1, देश के छोटे व्यापारी और विद्यार्थियों को ऐसे आपातकालीन समय आपके जरिए मार्गदर्शन हो सकता है। सबसे पहले तो सवाल पूछने वाले जो लोग हैं उन लोगों को सवाल स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जो छोटे व्यापारी है या विद्यार्थी है या भारत का कोई भी नागरिक है, उनको सबसे पहले जो देश का लॉकडाउन का कार्यक्रम है उस पर अमल करना चाहिए। 2, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को घर में क्वारंटाइन करके रखा गया है तो उसके घर में अगर पति क्वारंटाइन में है तो पत्नी और पति के बीच में फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 1.25 मीटर का, ताकि अगर पति को क्वारंटाइन किया गया है तो उसका असर घर के किसी दूसरे नागरिक पर नहीं होना चाहिए। चौथा है मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगाकर काम करना चाहिए। उसके बाद आता है कि छोटे व्यापारियों को क्या करना चाहिए। अगर सरकार ने छोटे व्यापारियों को अपने दुकान खोलने की इजाजत दी तो जो भी कानून के दायरे में रहकर इजाजत दी गई है उन दायरों को ध्यान में रखते हुए अपने दुकानों को खोलना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने घर में रहकर ये जो काली पट्टी निषेध आंदोलन शुरू किया गया है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अपने घर में रहकर टेलीफोन का और सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। घर के बाहर के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए और अकेले अकेले ये सारा काम करना चाहिए। सामूहिक रूप से ये काम करने के लिए कार्यक्रम नहीं बनाया गया है, इसे ध्यान रखना होगा। नंबर 2, पाकिस्तान बसाने के लिए 55 करोड़ दिए तो पाकिस्तान से भारत आने वाले निर्वासित नागरिकों को क्या और कितना दिया होगा, इसके बारे में कृपया मार्गदर्शन हो। मैं इस सवाल को आज के हिसाब से कोई ज्यादा प्रासंगिक सवाल नहीं मानता हूं, इसलिए इसको और ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। मूल निवासी अनिल गेड़ाम, जय मूल निवासी सर। शेड्यूल एरिया में जो शिक्षकों का 100% आरक्षण था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। क्या यह सही फैसला है? आदिवासियों को न्याय कैसे मिलेगा, कृपया मार्गदर्शन करिए। आदिवासियों के विरोध में जो फैसला किया गया है उसकी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के बाद जैसे ही वो फैसला हमें किसी संवैधानिक आधार पर गलत लगा उसके विरोध में न्यायालयीन संघर्ष और आंदोलन दोनों लेवल पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है इस मुद्दे पर देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस अकेले मुद्दे पर भी भारत बंद करने की योजना बनाई जा सकती है। राजेश भेवांदिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक्स, मंदिरों की संपत्ति का देश के विकास में राष्ट्रीयकरण करना अति अनिवार्य है। इस हेतु अवश्य मार्गदर्शन करें। जब तक हम
ब्राह्मणों के गुलामी में हैं, ये सब करने की स्थिति में नहीं है। पहले हमें ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करना चाहिए और फिर उसके बाद हमें दूसरे मुद्दों को प्राथमिकता में लेना चाहिए। अभी हमारी आजादी हमारी प्राथमिकता है। परशुराम कामले, एलपीजी के विरोध में बहुजनों को क्या करना चाहिए? एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के हम शुरू से विरोध में हैं। इसके विरोध में भी सारे देश भर में हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। इन मुद्दों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। इसके बारे में हमने किताबें लिखी है, जागरण किया है। आने वाले समय में भी इस मुद्दों को आंदोलन का हिस्सा बनाया जा सकता है। धीरज नागदेवे, सर ये आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं, इस पर क्या विचार है आपके? यदि कोई स्वाभाविक विरोधी है तो वो विरोधी ऐसा कहेंगे, ये बात स्वाभाविक है। आपको अपना आंदोलन मजबूत करना चाहिए। आपका आंदोलन कमजोर है, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। आपको अपना आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, उसका समर्थन बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। ब्रिजेंद्र रजक, जय मूल्यवासी सर। ब्रिजेंद्र रजक, हाजीपुर वैशाली, मैं वीआरएस लेकर बामसेफ का फुल टाइमर बनना चाहता हूं, वीआरएस लेने के लिए मार्गदर्शन करें। ब्रिजेंद्र रजक जी, आप स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। दूसरा, बामसेफ में आप क्या काम करते हैं, कितने साल से काम करते हैं, ये भी नहीं बताया। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी में हैं तो कम से कम 20 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार है तो शायद बिहार में भी 20 साल का ही नियम बना हुआ है। अगर आपकी सर्विस 20 साल हुई है तो उसके बारे में आप हमारे सचिवालय में विस्तार से एक एप्लीकेशन करिए। ये सवाल जवाब के सत्र का विषय नहीं है। आप सचिवालय में उस जिले के बामसेफ के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके सचिवालय में अपना डिटेल सारा भेज करके सलाह पूछिए। अविनाश तायडे, सर सरकार ने जो 1 साल का डीए में कटौती की है उस पर जनता पर कितना असर पड़ेगा? आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ये संगठित वर्ग के लोग हैं, कर्मचारी, इनका डीए अगर काट दिया जाता है तो संगठित कर्मचारी भूखों मरने वाले नहीं है, मगर राष्ट्र पर जो संकट आया हुआ है उस संकट की घड़ी में कर्मचारियों को ये डीए अभी लेने का आग्रह नहीं करना चाहिए। ये संकट खत्म होने के बाद आपका डीए ड्यू रहेगा और भविष्य में मिलेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका आम जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि अगर पड़ेगा तो उस पैसे का कोरोना महामारी को रोकने के लिए उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। डेविड टोपनो, सर मेरा सवाल है कि और देशों के समान हमारे देश में सबके लिए एक ही कानून क्यों नहीं लागू होता? आपका सवाल संदर्भ विहीन है, इसलिए आप अगले बार पूरे संदर्भ के साथ ये सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अनुपम कुमार, पीएम रिलीफ फंड में आज भी 780.44 करोड़ रुपया है, जिसकी जानकारी पीएम एनआरएफ के सरकारी वेबसाइट में पब्लिश है। पर मोदी ने नया पीएम केयर फंड बनाया जिसके ट्रांजैक्शन की कोई जानकारी पब्लिश नहीं की जा रही है, और 780 करोड़ का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि वो राष्ट्रीय आपदा के लिए ही होती है। पर उसमें भी मोदी ने अवैध ट्रांजैक्शन किया है।
इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो अगर पहले से 780 करोड़ रुपया अवेलेबल है तो इस संकट की घड़ी में उस पैसे का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया जा रहा है तो गलत बात है। दूसरी बात, जो नया पीएम केयर फंड बनाया गया, ये पीएम केयर फंड जो है बनाया गया, अच्छा काम किया गया। इसमें लोगों को दान देने का अपील किया गया है और इस पैसे का पीएम महामारी को, ये जो कोरोना महामारी है उसको रोकने के लिए उपयोग किया जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। मगर पीएम रिलीफ फंड जो है उसी तरह से ये फंड भी पारदर्शी होना चाहिए और जनता के लिए डेली इसमें कितना पैसा जमा हो रहा है और वो किस काम के लिए खर्चा हो रहा है, इसमें पारदर्शिता का अवलंबन होना चाहिए और इसके लिए सरकार को लिखा जाना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रीय आपदा के लिए होती, पर उसमें भी मोदी ने अवैध ट्रांजैक्शन किया है। अवैध ट्रांजैक्शन किया है ऐसा आपका कहना है। यदि इसका कोई सबूत आपके पास है तो हमारे पास पूरे सबूतों के साथ आप लिखकर भेजिए। क्या किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के बारे में सोचेंगे। प्रमोद मुनेश्वर, पुसद, यवतमाल। जय मूल निवासी सर, शेगांव में हुए आंदोलन के बाद भोन स्तूप का काम शुरू हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आप क्या कर रहे हो, हमें जरा बताइए। भोन स्तूप का आंदोलन के लिए उस समय कार्यक्रम किया गया था। एक कार्यक्रम करने से ये मामला हल होने वाला नहीं है। देश में ब्राह्मण राज लागू है, इसके लिए राज्य स्तर का और भी मुद्दे शामिल करके आंदोलन करना होगा और देशव्यापी भी आंदोलन करना होगा। इसकी तैयारी करने का काम, देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयारी करने का काम लगातार जारी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस आंदोलन की रूपरेखा आपके सामने रखी जाएगी और शुरू किया जाएगा। के गोरडिया, गांव गढ़वाड़ा, कच्छ, गुजरात से। जय मूल निवासी सर, मेरा यह सवाल है कि भारत के अंदर बहुजनों, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी पर हो रहे जातिगत अस्पृश्यता, जुल्म, अत्याचार, जाति धर्म के नाम पर हो रहे दंगों फसादों के बारे में क्या विश्व के देशों को मालूम है? अगर मालूम है तो विश्व के सभी देश चुप क्यों है? और अगर भारत कि ये व्यवस्था के बारे में विश्व के देशों को मालूम नहीं है तो बामसेफ को और बामसेफ के इंटरनेशनल कार्यकर्ताओं को क्या करना होगा और इंटरनेशनल लेवल पर बामसेफ कैसे सक्षम होगा? गोरडिया जी बहुत अहम सवाल पूछा है कि देश में जो भयंकर SC, ST, OBC माइनॉरिटी पर अन्याय अत्याचार होता है, वो अन्याय अत्याचार मीडिया के द्वारा दुनिया को मालूम होता है, मगर भारत का मीडिया ब्राह्मण बनिया मीडिया है और ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। उनका ही मीडिया चलाने के लिए उनके व्यापारी और उद्योगपति उनको पैसा देते हैं। हमारा अपना कोई मीडिया नहीं है। आने वाले समय में सोशल मीडिया को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जाएगा और मजबूत करने के बाद देश में किस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है सारी दुनिया को बताया जाएगा और दुनिया में जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उसमें उसका ट्रांसलेशन करके उस खबरों को सारे दुनिया के सामने रखा जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है वो अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में उनके पास सारी जानकारी उपलब्ध है। पुष्पेंद्र, भोगिनीपुर, कानपुर डिस्ट्रिक्ट देहात। जय सर, जय मूल निवासी। हमारा सवाल है, कोरोना के माध्यम से OBC, SC, ST को गुमराह कर मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। जो अंधभक्त है वो मुसलमान को दुश्मन समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज के लोगों में डर का माहौल है और यह सब दलाल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है।
सर इस पर मार्गदर्शन करें। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, खासतौर पर SC ST OBC के लोगों को, कि वर्ण व्यवस्था जिसने SC ST OBC और मूल निवासी लोगों को भारत में गुलाम बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़कर गुलाम बनाया, उन तमाम लोगों को जो भारत के मूल निवासी है, केवल SC ST OBC मूल निवासी नहीं है, और भी जातियां हैं जिनको SC ST OBC में शामिल नहीं किया गया है, तो उन लोगों को इसके बारे में ये समझना होगा कि वर्ण व्यवस्था के द्वारा इन लोगों को गुलाम बनाया गया, मगर वर्ण व्यवस्था का निर्माण मुसलमानों ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने किया। जाति व्यवस्था के द्वारा हम लोगों को, मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा गया। मुसलमानों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। अस्पृश्यता ब्राह्मणों ने निर्माण की, मुसलमानों ने निर्माण नहीं की, इसलिए मुसलमान को दोष नहीं दिया जा सकता। शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपा गया, ये काम भी ब्राह्मणों ने किया। NT DNT VJNT को बहिष्कृत किया गया, ये काम भी ब्राह्मणों ने किया। आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, ये काम भी ब्राह्मणों ने किया। महिलाओं को दास बनाया वर्ण व्यवस्था के अधीन, ये काम भी ब्राह्मणों ने किया, और इसके सारे दस्तावेजी सबूत मनुस्मृति में उपलब्ध है और दूसरे धर्म ग्रंथों में उपलब्ध है। इसलिए जो प्रोपेगेंडा मूल निवासी SC ST OBC और जो अभी SC ST OBC में शामिल नहीं है और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, उन लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काने के लिए मीडिया के द्वारा ये सब जो किया गया है, उससे हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। वो लोग मुसलमानों के विरोध में भड़काकर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिसका इस्तेमाल होता है उसकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, जैसे आज नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है। मीना बालेश्वर, जोहार, जय मूल निवासी बालेश्वर मीना, प्रतापगढ़ राजस्थान से। मेरा सवाल सर यह है कि हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। यहाँ पर बाबा साहब के बारे में यह बात कही गई कि बाबा साहब ने तो सिर्फ SC के लिए काम किया है, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, तो हम बाबा साहब के विचारों को क्यों माने? बाबा साहब ने तो आदिवासियों के मत के अधिकार का विरोध किया था। ऐसी खबर फैलाई जा रही है और SC ST में खाई पैदा की जा रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा प्रचार करने सबसे पहले तो भारत के संविधान में जितने भी हक और अधिकार लिखित रूप से उपलब्ध है, उससे सिद्ध होता है कि जो शेड्यूल कास्ट को अधिकार है वही अधिकार शेड्यूल ट्राइब को है। और इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा लड़ाई लड़ी गई है और संविधान सभा के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में सारी बातें उपलब्ध है। जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो लोग ब्राह्मणों के दलाल है और भड़ुए लोग हैं। तो ब्राह्मणों के दलाल और भड़ुए लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो SC ST OBC और माइनॉरिटी में एकता निर्माण नहीं होने देना चाहते हैं, आदिवासियों को सेग्रीगेट करना चाहते हैं और फिर आदिवासियों का अपने निजी मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या तो कांग्रेस बीजेपी के साथ गुप्त रूप से समझौता करना चाहते हैं। जो प्रचार करने वाले लोग हैं उसके बारे में आप सचिवालय में उनका नाम, पता
और टेलीफोन नंबर और सारी इलाके की जानकारी हमें दे दीजिए। देने के बाद सारे सबूतों के साथ बताया जाएगा कि वो किस तरह से ब्राह्मणवादियों के दलाल है। तो आप सतर्क हो जाइए, ये एकता को तोड़ने के साजिश का हिस्सा है और एकता तोड़ने से आदिवासियों की ताकत कमजोर होगी, फिर उनको ब्राह्मण लोग अपने हिसाब से चलाना शुरू कर सके। इसके लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। इन ब्राह्मणों के दलालों से सावधान रहने की जरूरत है। बिंतु राम बेटोय, सुप्रीम कोर्ट के वकील जज गाए बगाए आरक्षण पर अतार्किक बयान जजमेंट समय समय पर देते रहते, इसका कोई उपचार नहीं है क्या? आपने वेग सवाल पूछा है। आप किसी संदर्भ में उदाहरण देकर सवाल पूछिए तो उसका जवाब दिया जाएगा सबूतों के साथ। अंकुश सिंह, सर पिछले दिनों में ब्राह्मण ने ब्राह्मणों के लिए अलग देश की मांग की है, इसके बारे में वामसेफ का क्या दृष्टिकोण है और वाल्मीकि जाति में कैसे हम विचारधारा का बीज डाल सकते हैं, इसके बारे में कोई मापदंड पर मार्गदर्शन करे। सबसे पहले तो जो मुस्लिम विरोधी अभियान चलाया जा रहा है भारत में, उसी तरह से 14 अगस्त 47 के पहले चलाया गया था और उसी वजह से पाकिस्तान यानी भारत के टुकड़े हुए। अब दोबारा मुस्लिम विरोधी अभियान ब्राह्मणों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये भारत के विभाजन का षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा चलाया जा रहा है। 14 अगस्त 47 को जब भारत के टुकड़े किए तो हम लोग जागृत नहीं थे, मगर अब हम जागृत हैं और किसी भी हालत में भारत के टुकड़े नहीं होने दिए जाएंगे और पूरी ताकत और पूरी शक्ति लगाकर भारत के टुकड़ों को रोका जाएगा। इस अभियान और आंदोलन में आप साथ दीजिए। दूसरा है, वाल्मीकि जाति में कैसे हम विचारधारा का बीज डाल सकते हैं। अकेले वाल्मीकि जाति के लोगों के अंदर बीज डालने का मामला नहीं है। सफाई का नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सफाई का काम वाल्मीकि जाति के लोग करते हैं, सारे लोग नहीं करते हैं। और जो लोग भी करते हैं वो वाल्मीकि जाति के लोग हैं। ऐसा सफाई का काम करने वाली शेड्यूल कास्ट की 29 जातियां ऑल इंडिया में है। तो सारे के सारे 29 जातियों को जगाने का, जोड़ने का राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। आप वामसेफ के लोगों से संपर्क करिए अपने इलाके में और उस आंदोलन में जुड़ जाइए और वहां के लोकल लोगों से सलाह मशवरा करके बात को आगे बढ़ाइए। रवि गायकवाड़, मीडिया ने मुस्लिम समाज को जिस तरह से कोरोना मामले में टारगेट किया, फिर मीडिया ने माफी मांगी, आप क्या कहना चाहेंगे? योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों के विरोध में घृणा अभियान चलाया गया और ये घृणा अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया गया। 99.99% मुसलमानों ने, जो भारत में लॉकडाउन लागू किया गया था, उसका समर्थन किया। और अगर कुछ लोगों ने जो गलतियां की, ऐसा मीडिया वाले प्रचार कर रहे हैं, वो गलती करने के लिए भी दिल्ली सरकार और केंद्र की होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है।
और इसके सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस जा रही है और उसके अभी भी बहुत ठोस सबूत कि उसका गंभीर परिणाम क्या होने वाला है, वो सबूत और भी इकट्ठा करने का काम जारी है और बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा हुए हैं। मथुरा प्रसाद, जय भीम जी सर, मेरा सवाल है कि ओबीसी समाज के लोग भी जागृत हो गए हैं, तो भारत में कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण है कि यादव जी किसी कुर्मी के यहाँ बारात लेकर गया हो या कुर्मी जी किसी यादव जी के यहाँ बारात लेकर गया हो राजी खुशी से? जब तक जाति व्यवस्था है और जाति के बीच में ऊंच नीच की भावना है, तब तक ये नहीं हो सकता, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बताया। और उन्होंने ये कहा कि लोग जाति को क्यों मानते हैं, उसका कारण लोग जाति को धार्मिक मानते हैं, जातिगत व्यवहार को धार्मिक मानते हैं और वो जातिगत व्यवहार ब्राह्मण धर्म के अनुसार होता है। और उन्होंने आगे कहा अगर जातियां खत्म करनी है तो ब्राह्मण धर्म को जड़ से खत्म करना होगा। ये सिद्धांत एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है। इस बात को समझने की जानने की जरूरत है, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। चंदू कुमार, सर उच्चतम न्यायालय ने SC/ST को क्रिमिलेयर लगाने की बात कही है, इसके बारे में संगठन की क्या भूमिका रहेगी? यदि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा किया है तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को इसका स्टडी जजमेंट का करने के काम पर लगा दिया गया है, उसकी नोटिंग निकाली जा रही है और 1-2 दिन के बाद विस्तृत भूमिका मैं मीडिया के सामने विस्तार से रखूंगा और उसके बाद लॉकडाउन के बाद भी इसके विरोध में आंदोलन किस तरह से किया जा सकता है उसका रास्ता तलाशेंगे, निकालेंगे। सुखदेव वसावा, जय मूल्यवासी सर, लॉकडाउन में कोई गरीब लोग भूखमरी से मर गए हैं, उनको कैसे न्याय मिलेगा? ऐसी अपने अपने इलाके में सारे देश भर में लोग लिस्ट तैयार करे, जो भूखमरी से मर गए हैं उसकी लिस्ट तैयार करे और उसके सबूत इकट्ठा करे, हमारे पास पहुंचाए और हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। प्रमोद पवार, जय मूल्यवासी सर, मैं गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ तहसील से हूं। सर मैं भारत शब्द का अर्थ जानना चाहता हूं, क्योंकि मनुवादी लोग कहते हैं कि देश का नाम भरत राजा के नाम से पड़ा है, क्या ये सत्य है? 200% झूठ है। ब्राह्मण लोग हर बात अपने साथ जोड़ देते हैं। ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है। जब ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है और भारत में आने के पहले ही भारत था, जो पुराणों में इसका नाम आता है वो ऐसा है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। इसका मतलब केवल भारत नहीं है, जम्बू द्वीप भारत है। ये जो सबूत है पुराणों का, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसके आधार पर केवल भारत नहीं, जम्बू द्वीप भारत है। और बुद्धा के समय में पाली साहित्य में भी जम्बू द्वीप शब्द लिखा हुआ है। इसलिए जो ब्राह्मणवादी लोग प्रचार कर रहे हैं भरत राजा के नाम पर, ये नाम पड़ा, उसका नाम भरत है, देश का नाम भारत है, इसका फर्क हम लोगों को समझना होगा। AHK हरमिंदर खालसा, कोरोना मूल निवासियों का क्या काल बन सकता है? मूल निवासी गाजर मूली जैसे लोग नहीं हैं जो इतने आसानी से उसका काल बन जाएंगे। इसका मुकाबला हमारे लोग देश में कम से कम संसाधनों के साथ कर रहे हैं। पप्पू कुमार, सर जय मूल निवासी, मेरा प्रश्न है कि कभी अभी तक
भारत की सरकार द्वारा कितने राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनाया जा चुका है, अभी इसकी क्या प्रगति है। जब तक एनपीआर एनआरआईसी भारत में लागू नहीं होगा तब तक डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जा सकता है। अब डिटेंशन सेंटर केवल आसाम में बनाया है और सबसे पहले कांग्रेस ने बनाया और अब बीजेपी वाले बना रहे हैं। रूम खान सुजात खान पठान, सर जय मूल्यवासी, अस्सलाम अलैकुम। मैं एक रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर, मुकाम शिरपुर तालुका पातूर जिला अकोला। मेरा प्रश्न है, पैगंबर इस्लाम मुसलमान को गाली गलौज करना, तोड़ मरोड़ में बताना, मुसलमान के बारे में दिशाभूल करना, डरना, बेवजह मुसलमान का कसूर हो या ना हो बीच में लाते ही रहना, गलत टिप्पणी करके अपमानित करते ही रहना, मुसलमान नफरत को 24 घंटे जिंदा रखना, वैसा ही बाबा साहब को आए दिन गलत खराब बोलना, गाली गलौज करना, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना, संविधान का विरोध करना, संविधान जलाना, SC/ST एक्ट आरक्षण का विरोध करना, खत्म करना, गलत टिप्पणी करते हुए अपमानित करते रहना, ओबीसी महापुरुषों का अपमान करने की ऐसी बहुत सी घटनाएं भूतकाल में आजादी के पहले से ओबीसी की जातिगत गिनती अभी तक नहीं, अभी भी विरोध है। बाबा साहब अम्बेडकर जीते जी ओबीसी के आरक्षण प्रयास और संविधान में प्रावधान करने के 25 साल बाद अधूरा, अड़चने डालकर देना का दिखावा करते हुए वंचित रखना, 314 ओबीसी IAS लड़कों को बेरोजगार कर देना, इतनी जागृति बामसेफ की रात दिन प्रयास होने के बाद बहुत सी जागृति कामयाबी भारतीयों में आई है। आप कैसा देखते हैं? आपने जिस तरह से इस जानकारी को लिखा उससे ऐसा लगता है कि आपके पास काफी कुछ समझदारी आई है। तो केवल समझदारी से सवाल लिखने से समाधान नहीं होगा। ये जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के साथ सक्रिय रूप से व्यक्तिगत रूप से जुड़िए और दूसरे गैर जो मुस्लिम लोग हैं, मतलब गैर मुस्लिम है, सभी लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास करिए, तो इससे कामयाबी मिलेगी। शकुंतला BMP, जय मूल्यवासी। EVM की धोखाधड़ी पर बामसेफ के सदस्य एवं पदाधिकारी किसी कार्यक्रम में खुल्लम खुल्ला बोल सकते हैं या नहीं है? अगर 5 लोगों का परिवार है, उसमें एक आदमी नौकरी में है, 4 लोग उनके परिवार में लोग हैं, वो 4 लोग इस आंदोलन में EVM के विरोध में सक्रिय रूप से सहभागी हो सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गोविंद कुमार कश्यप, जय मूल्यवासी सर। मैं प्रखंड गुरारू, जिला गया, बिहार। मेरा सवाल यह है सर, मूल रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, क्या वो उपलब्ध हो सकती है? जो रामायण में मूल रूप से लिखी गई बातें हैं, क्या उसको हाइड करने के लिए अन्य रामायण की रचना की गई? वर्तमान रामायण जो टीवी पर चलाई जा रही है उसमें शंभुक ऋषि का वध नहीं दिखाया गया है, और भी ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हाइड किया गया है। मूल रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, तो फिर तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखे जाने का क्या मतलब है? क्या वाल्मीकि जी के रामायण की बातों को हाइड करने के लिए लिखा गया था? वर्तमान समय में वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई मूल रामायण कहाँ उपलब्ध है होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। गोरखपुर वालों से पब्लिश की गई है और वो मिलती है, और उसमें अगर उन्होंने कोई चेंज किया है तो हम लोगों के पास पुरानी वाल्मीकि रामायण की कॉपी उपलब्ध है। नई कॉपी गोरखपुर के द्वारा पब्लिश की जाती है और उसका कंपैरेटिव स्टडी करके बताया जा सकता है कि उसमें उन्होंने क्या चेंज किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वाल्मीकि रामायण हमारे लोगों के समर्थन में है और रामचरितमानस हमारे विरोध में है, ये सोचना गलत बात है। रामायण चाहे किसी भी प्रकार की हो, ये ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लिखा गया है, और सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने वाला जो पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण था,
उसी के दरबार में ऋषि वाल्मीकि जी थे और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर रामायण लिखी। ये बात महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो केदारनाथ पांडे नाम का ब्राह्मण है और महापंडित है, उसने वोल्गा से गंगा में लिखी है। इस बात को समझने की जरूरत है। गुरजीत कुमार राल, जय मूल्यवासी सर। मैं गुरजीत कुमार पंजाब से। प्लीज अच्छे ब्राह्मण और बुरे ब्राह्मण पर बाबा साहब आम्बेडकर जी की क्या राय थी, जरूर बताएं। बाबा साहब आम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा, सनातनी ब्राह्मण और प्रगतिशील ब्राह्मण एक ही शरीर की दो भुजाएं है, इसलिए ऐसा फर्क करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। शोभना संजीव यशवंत, जय मूल्यवासी सर। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत से बाबा साहब के साथ ओबीसी और मुस्लिमों के प्रतिनिधि के रूप में कोई गया था, कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा साहब आम्बेडकर अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के तौर पर अंग्रेजों ने आमंत्रित किया था और मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर मौलाना शौकत अली जी को निमंत्रित किया गया था और अलग अलग संगठनों के द्वारा उनको इनवाइट किया गया था। राजेश गोंड, जय मूल्यवासी सर जी। कोरोना का अंत कब तक संभव है जिससे हम अपना आंदोलन फिर से शुरू कर सके? राजेश गोंड, यूपी सुल्तानपुर। मेरा ऐसा मानना है कि 15 जून या जून महीने के एंड तक बहुत सारी परिस्थिति कंट्रोल में आएगी और उसके बाद ही आंदोलन करने के लिए या मैदान में आंदोलन करने के लिए हम लोगों को सहूलत मिलेगी, ऐसी संभावना है, जहां तक मेरा अपना आकलन है। सुनील कामले, मेश्राम साहब, मेरा सवाल है कि जब चंद्रशेखर आजाद को फांसी घोषित हुई थी तो बाबा साहब ने चंद्रशेखर जी की फांसी रोकने की कोशिश की थी क्या? उस समय क्या हुआ था? बाबा साहब आम्बेडकर अपने आंदोलन को प्राथमिकता से ध्यान दे रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे और उसको इस गुलामी से या फांसी से आजाद करने के लिए ब्राह्मणों के तमाम संगठन थे। उन तमाम संगठनों ने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए था। बाबा साहब आम्बेडकर के सामने अपने गुलाम लोगों को आजाद करने की प्राथमिकता थी। अमित कौलावकर, जय मूल्यवासी सर। अमित कौलावकर, भारतीय युवा मोर्चा कोल्हापुर। 15 जून 47 को कांग्रेस के महासभा ने जो 157 वर्सेस 15 वोटों से पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया, उस 157 वोटों में प्रत्यक्ष रूप से क्या मोहनदास करमचंद गांधी की साक्षरी है? गांधी जी के द्वारा पट्टाभी सीतारामैया को अधिकृत इतिहासकार कांग्रेस का घोषित किया था। उन्होंने जो इतिहास लिखा, उस इतिहास के किताब में ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध है। और गांधी जी ने माउंटबेटन को जो वादा किया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट अगर अंग्रेज लोग देने के लिए राजी नहीं होते हैं तो हम भारत के टुकड़े करने के लिए रजामंदी दे सकते हैं। तो एससी और एसटी के लोगों का बलि देकर गांधी जी ने भारत के टुकड़े करवाए। अगर गांधी जी की किसी को हत्या करनी चाहिए थी तो वह एससी एसटी के लोगों को करनी चाहिए थी।
मगर SC ST का नेतृत्व बाबा साहब आम्बेडकर के पास था और जो संविधान और कानून सम्मत बातें करता था, और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर इसके समर्थन में नहीं थे और हम भी इस बात के समर्थन में नहीं है। हमारे उस समय के लोगों के साथ इतनी बड़ी जाति और धोखाधड़ी की गई थी, अगर वो ऐसा करते और कहते तो वो इस बात को दुनिया को कह सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और ब्राह्मण ने गांधी जी की हत्या की। ये बात दिखाई देता है। तो ये निश्चित रूप से गांधी जी के द्वारा हम लोगों के विरोध में षड्यंत्र किया गया था। इसे समझने की और इसे जानने की जरूरत है। और गांधी जी ने ये जो माउंटबेटन को वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए ये रेजोल्यूशन 157 वर्सेस 15 वोटों का पास किया गया था। ये बात संदर्भों के साथ सारा हिस्ट्री में अवेलेबल है, इसे समझने की जरूरत है। कुशाल कुमार विश्वास, जय मूल्यमासी सर। शाहू जी महाराज को ब्राह्मणों ने कहा आप शूद्र हो, आप राजा बन ही नहीं सकते, और उसने मंत्र वेद से नहीं पुराण से पढ़ा और स्नान भी नहीं किया था। तो प्रश्न ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बने और सम्राट अशोक राजा कैसे बने? सबसे पहले तो जो संदर्भ आपने दिया वो शाहू जी महाराज का नहीं है। शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने शूद्र कहा था और राज्याभिषेक करने से इनकार किया था। शाहू महाराज के साथ ये घटना घटित नहीं हुई थी। शाहू महाराज के साथ जो घटना घटित हुई थी, उसके राज्य का जो राज पुरोहित था वो स्नान करके नहीं आया था और स्नान किए बगैर मंत्रोच्चार कर रहा था। वो मंत्र का उच्चार भी पौराणिक मंत्रों का था। दो प्रकार के मंत्र है, वैदिक और पौराणिक। वैदिक मंत्र ब्राह्मण ऐसा मानते हैं पवित्र होते हैं और उन मंत्रों का उपयोग केवल मात्र ब्राह्मणों के लिए किया जाता है। पौराणिक मंत्रों का उच्चार जिसे वो पवित्र नहीं मानते, वो शूद्रों के लिए करते हैं। तो पौराणिक मंत्रों का उच्चार वो राजपुरोहित शाहू महाराज के लिए कर रहा था। ये संदर्भ है, इस संदर्भ को समझने की जरूरत है। जहां तक चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बने, तो चंद्रगुप्त मौर्य तब राजा बने जब बुद्ध की क्रांति हो गई थी और बुद्ध के क्रांति ने ब्राह्मणों के विरोध की ये क्रांति थी और ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म कर दिया गया था। उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने की कहानी बुद्धोत्तर है, बुद्ध पूर्व नहीं है। राहुल राय, जय मूल्यवासी सर। प्रखंड गुरारू, जिला गया, बिहार से हूं। और मेरा सवाल यह है कि सर्विसेज के लिए फॉर्म भरते समय अपना रिलीजन जब बौद्ध धर्म चुनता हो तो फॉर्म जनरल कैटेगरी में चला जाता है, रिजर्व कैटेगरी से नहीं भराता है, और रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म हिंदू धर्म चुनने पर ही भराता है। क्या यह नियम प्रारंभ से था या बाद में लागू किया गया? कृपया मार्गदर्शन करें। बौद्ध के नाम पर भी रिजर्वेशन लागू है, और यदि आपको डिनाई किया जा रहा है तो इसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास भेजिए, अगली कार्रवाई करेंगे। फैजान खान, सर प्लीज कंसीडर माय क्वेश्चन and try to respond. Is a presidential democracy may establish easily in India? Is your organization have any blueprint regarding? Please share your views. Thank. भारत के संविधान ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है, इसलिए हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही मानते हैं। इसलिए इसका कोई नया ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है
ऐसा मैं नहीं मानता। सर्वेश गौतम, सर मेरा नाम सर्वेश कुमार गौतम, डरही पश्चिम शरीरा कौशाम्बी से हूं। मेरा प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है और ये कहां से आया है और लॉकडाउन से इस पर क्या असर पड़ा है? कोरोना वायरस एक वायरल बीमारी है और इसके इन्फेक्शन से आदमी जानलेवा असर हो सकता है और लॉकडाउन से इसको रोकने में, कुछ हद तक रोकने में कामयाबी मिली है। बड़े पैमाने पर इसको फैलाने के लिए रोकने में कामयाबी मिली है, ये कहा जा सकता है। मगर केवल लॉकडाउन से इस समस्या का फाइनली समाधान होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर टेस्ट करवाने होंगे। अभी टेस्ट के खर्चा बहुत कम आ रहा है, इसलिए लगातार अगर कम खर्चे से सारे देशवासियों का टेस्ट कराया जाता है, जैसे जनगणना होती है या पोलियो डोज होता है, अगर वैसा घर घर में घूम करके अगर ऐसा किया जाए तो वास्तविक आंकड़ा मिलेगा और लोग अपने ही घर में कोरोना से मरने से बच सकते हैं। ये करना जरूरी होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी विनोद राव, जय मूल्यवासी सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि भारत में आर्यों के आगमन से पहले कौन सा धर्म था? सबसे पहले तो अब इनको डीएनए के अनुसार ये लोग आर्य नहीं रहे हैं, ये यूरेशियन है। इसको जानना समझना जरूरी है। और अगर ये यूरेशियन लोग हैं तो उनके आगमन के पहले कौन सा भारत में धर्म था? तो हम कह सकते हैं सिंधु घाटी में जो भी धार्मिक मान्यताएं थी वही बातें भारत के लोग मानते थे। इतना ही कहा जा सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर। केपी भूमरकर, जय मूल्यवासी सर, मैं कीर्ति भूमरकर एमपी होशंगाबाद से। सर मेरा सवाल है कि पेरिया रामस्वामी नायकर किस जाति से थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या किसी विशेष घटना के कारण और नास्तिक हुए थे? मुझे रामस्वामी नायकर की जो जाति की जानकारी है वो, पहले तो उनका नाम रामास्वामी नहीं है, रामासामी है। स्वा ब्राह्मणों का होता है स्वामी, और सामी जो है वो मूल निवासियों का होता है और शूद्रों में होता है। दूसरा, नायकर उनके जाति का नाम है, उनके जाति का नाम नायकर है, ये समझना होगा। किस घटना से वो नास्तिक हुए ऐसा कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद के विरोधी थे और ब्राह्मणवादियों ने ब्राह्मणों के भगवान पैदा किए और उन भगवानों के प्रभाव में हमारे लोग हैं, उससे मुक्त करने के लिए ऐसा किया गया था। संदेश राम, बहुजन समाज में लाखों सामाजिक संगठन है, फिर भी वामसेफ या इसके ऑफशूट विंग के अलावा कोई भी दूसरा संगठन ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो ईवीएम के बारे में जब तक किसी के पास सबूतों के आधार पर जानकारी नहीं होगी तो वो विरोध किस आधार पर करेंगे? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। जब परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था तो आज का क्षत्रिय कहां से आया? ब्राह्मण जिसको क्षत्रिय कहते हैं उस तरह के क्षत्रिय अब नहीं रहे। पुराणों में ब्राह्मणों ने यह घोषणा की, नंद अंतम क्षत्रिय अंतम। इसका अर्थ होता है नंद अंत के बाद भारत में या तो ब्राह्मण है और बाकी सारे शूद्र है। इसका मतलब है ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सारे जो लोग हैं उनको ब्राह्मण लोग शूद्र मानते हैं।
मगर अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दूसरे वर्ण के लोगों को भी कुछ हद तक मान्यता देते हैं। वो 3.5% ब्राह्मण अल्पसंख्यक ना हो और केंद्र की सत्ता पर अपना कब्जा करना संभव हो, इसके लिए क्षत्रिय और वैश्यों को मान्यता देते हैं। अन्यथा वो ऐसा नहीं मानते हैं। क्षत्रियों को इससे जागृत होना चाहिए, वैश्यों को भी इससे जागृत होना चाहिए। अमित जम्बू द्वीपी, सर जी जय मूल्यवासी। भारत में कोरोना के आते ही देश में चल रहे एनपीआर एनआरसी के विरोध में बैठे लोगों को हटाया गया। शुरुआत में तो ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र का आभास हुआ। ऐसे ही अभी आरोग्य एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर गवर्नमेंट और एनजीओ जोर दिया जा रहा है। समाज में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई है कि इसको डाउनलोड करके एनपीआर के पक्ष में सहमति ले रहे हैं और डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कृपया इस मामले में जानकारी दे ताकि समाज भटकने न पाए। ऐसा हो सकता है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। निर्मिति गुजरात, पहला प्रश्न है, काली पट्टी निषेध आंदोलन में समर्थन और निषेध समझ में ही नहीं आ रहा है, आया या समर्थन करो या निषेध करो, समझाए। हम लोग कोरोना के विरोध में हैं, सारा देश कोरोना के संकट में फंसा हुआ है, तो कोरोना को खत्म करने के लिए देश जो कार्यक्रम चला रहा है, हम लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का समर्थन कर रहे हैं, मास्क लगाने का समर्थन कर रहे हैं, इन मुद्दों का केवल समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गरीबों के विरोध में, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के विरोध में जो भेदभाव किया जा रहा है और राशन पानी नहीं दिया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, आंखें मूंद पर उनका समर्थन किया जाए, तो इसलिए दो अलग अलग विभाग बनाए गए। जिनका समर्थन किया जाए वो मुद्दे और जिनका निषेध किया जाए वो मुद्दे। तो समर्थन करने के मुद्दे अलग बताए गए और निषेध करने के मुद्दे अलग बताए गए, क्योंकि ये जानना समझना जरूरी है कि हम लोग कोरोना महामारी के विरोध में हैं। हम भी राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान चलाया जा रहा है उसके समर्थन में हैं, मगर गरीबों के विरोध में, असंगठित मजदूरों के विरोध में और जो राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट करने का अभियान बड़े पैमाने पर नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग कोरोना के प्रभाव में मर रहे हैं और उनकी गिनती कोरोना के प्रभाव में मर गए ऐसा भी नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका हम लोग सारे देश भर में विरोध आंदोलन करने के लिए, निषेध आंदोलन करने के लिए ये सब शुरू किया है। इसको समझने की जरूरत है। दो चीजों का फर्क। दो, देश में लॉकडाउन है, फिर भी कभी मुस्लिम या फिर साधु, दोनों सूरत में मूल निवासी आए दिन मॉब लिंचिंग होता है, तो क्या मूल निवासियों को भी 1-2-4 ब्राह्मणों को मारना चाहिए तब जाके इस पर कानून बनेगा? साहब क्या कहते हैं आप? हम लोग हिंसा के समर्थन में नहीं है, किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के विरोध में कानून बनाने के लिए कहा, मगर वर्तमान केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग के विरोध में कानून नहीं बना रही है क्योंकि वो अंदरूनी उसके समर्थन में है। यदि मॉब के द्वारा ब्राह्मणों को इसी तरह से मॉब लिंचिंग से मारा गया होता तो 2-4 दिन में ही ये कानून बन गया होता। ऐसा भेदभाव इस देश में चलाया जा रहा है। इस भेदभाव के विरोध में संविधान सम्मत आंदोलन चलाने की जरूरत है। किसी ब्राह्मण को धरो, बांधो, पीटो, मारो, हम इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है, बल्कि हम इसके विरोध में हैं। कानून किसी भी स्थिति में हाथ में नहीं लिया जाए। संविधान सम्मत आंदोलन चलाने के लिए ही हम समर्थन में हैं, बाकी हिंसा का समर्थन नहीं करना होगा।
और आंदोलन कानून सम्मत तरीके से ही करना होगा, इसके हम समर्थन में। 3, साहब एक औरत को किस तरह से आजाद समझते हैं आपकी दृष्टि से? वो औरत जो पति का कहना माने, या वो औरत जो अपने फैसले खुद ले सकती है? ये आपके दृष्टि से, इंडिविजुअल दृष्टि से निश्चित रूप से हर एक को अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए, अगर वो पारिवारिक मामला है तो परिवार के हित में कौन सा निर्णय लेना उचित है, उस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाने चाहिए। अगर कोई औरत संगठन में है तो संगठन में काम करने वाली औरत को संगठन के उद्देश्य के अनुरूप फैसला लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं और ब्राह्मणवाद के गुलामी से आजाद नहीं हुए हैं पुरुष और स्त्री, तो केवल आइसोलेशन में अकेले अकेले इस पर निर्णय नहीं किया जा सकता। जब हमारी आजादी होगी सारे समाज की, तब हम अपने सिद्धांतों के अनुसार कानून को समाज में, परिवार में और इंडिविजुअल में लागू कर सकते हैं। इसे ध्यान रखना जरूरी है। लगभग सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछने होंगे और अगले वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं।